Welcome all of you guys to part 2 of multiplication of vectors। और प्रीवियस क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आप सभी ने एमसीक्यू में बहुत बेहतरीन किया। 150 आउट ऑफ 150 बहुत बच्चों के आए। और भी बच्चे मेहनत करें भाई, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, आपका नंबर एक भी नहीं कटना चाहिए, पूरे मार्क्स आपके आए, इसके लिए पूरी मेहनत कीजिए। ये मुश्किलें हैं, थोड़ा सिलेबस आपको लगेगा, बल्कि बहुत सारा सिलेबस अभी रिड्यूस किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, तो आपके लिए तो और अच्छी बात है ये। और जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी तब तक आप कामयाबी पर कैसे पहुंचेंगे, उसका मजा कैसे ले पाएंगे। अच्छे मार्क्स जब आपके आएंगे तो तभी तो आपको अच्छा लगेगा, जब आपने बहुत सारी मेहनत की होगी। तो इसलिए ये मुश्किलें, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये क्वेश्चंस भी एक तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी फेस करना है हमें। तो आप जैसे जैसे अच्छी तरह से डीलिंग करते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ, आप बहुत क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा। कोई भी मुश्किल आती है तो आप इस गाने के साथ आगे बढ़ा कीजिए। आपको इस तरह कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो अपना कॉन्फिडेंस इस तरह से बिल्ड करके रखिए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, कॉन्फिडेंट बनाकर रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट की आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, दो तरह से मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। एक डॉट प्रोडक्ट जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और एक क्रॉस प्रोडक्ट जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस के साइन से डिनोट किया जाएगा, और ए क्रॉस बी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि मैंने क्रॉस से इसे डिनोट किया है। और इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इस क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आने वाला है। इस क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आने वाला है, और वो जो नया वेक्टर आएगा, वो नया वेक्टर जो आएगा वो न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर। न्यू वेक्टर इज perpendicular to both new vector is perpendicular to both a vector and b vector। तो यहां से आपको a वेक्टर और b वेक्टर, दो वेक्टर्स आपके पास हैं। तो अब इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट करने पर आपको एक नंबर मिल रहा था, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही। मैंने एग्जांपल भी रखा था आपके सामने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमें वर्क बताएगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आए, जो नई क्वांटिटी आएगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी आ रही है, एक स्केलर आ रहा है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। जो नया वेक्टर आएगा ए पर और बी पर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ए पर और बी पर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर था कोई इस डायरेक्शन में, और ये कोई बी वेक्टर था इस डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है, यानी अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इस तरह से किसी प्लेन में है, तो अब इन पर जो नया वेक्टर आएगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर आ सकता है, या नीचे की तरफ भी परपेंडिकुलर आ सकता है। वो डिपेंड करता है आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे या बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे। आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर बी के साथ करते हो तो आप अपने राइट हैंड थंब रूल को लगाइए, अपनी फिंगर्स को ऐसी डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। मतलब अगर ए क्रॉस बी कहा गया है,
यानी ए वेक्टर से बी की डायरेक्शन में आप अगर रोटेट करते हो अपने आप को ऐसे ऐसे ए से बी की डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो आप एक स्क्रू कंसीडर करिए। आप एक स्क्रू कंसीडर करिए इस तरह से। एक स्क्रू ड्राइवर है आपके पास और एक स्क्रू ड्राइवर को अगर आप घुमाएंगे या एक स्क्रू को घुमाएंगे इस तरह से, तो ये एक स्क्रू है। अगर इस स्क्रू को ए से बी की डायरेक्शन में घुमाया जाए तो ए से बी की डायरेक्शन में अगर घुमाया जाए या फिर ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन है इसके रोटेट होने की, तो इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखिए इस तरह से। अगर आप अपनी फिंगर्स को इस तरह की डायरेक्शन में रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करने की बात हुई है, अगर इस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को रखेंगे तो आपका थंब डायरेक्शन देगा किसकी, नए वेक्टर की। आप अपने राइट हैंड से क्या कर रहे हैं, जब आप अपने राइट हैंड से क्या कर रहे हैं, इस स्क्रू ड्राइवर को, इस स्क्रू को इस तरह से होल्ड करिए। जिस डायरेक्शन में रोटेट करने की बात हुई है, जैसे ए से बी, ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की डायरेक्शन में रोटेट होंगे, तो ए से बी की डायरेक्शन में अगर फिंगर्स को रखो इस तरह से, थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। मतलब ये ए वेक्टर था हमारे पास और एक बी वेक्टर था हमारे पास, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से अगर मैंने ए क्रॉस बी किया है तो ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आया है ऊपर की तरफ जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी करने से ये एक नया वेक्टर आया है जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। अगर मैंने ए वेक्टर को इस बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है और इस बी वेक्टर को इस बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है, तो ए क्रॉस बी से जो नया वेक्टर आएगा वो इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आएगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी है। आई होप वॉइस आपको क्लियर रहेगी। थोड़ी आज गला मेरा खराब है तो इसलिए आपको वॉइस हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन माइक का मैं यूज करता हूँ तो शायद आपको वॉइस तो क्लियर ही होगी भाई, मीठी नहीं होगी, ये हो सकता है इस तरह से। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात हम कर रहे थे, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की हम बात कर रहे थे। तो एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और उसके क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आएगा जो ए और बी, ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो जिस प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर। अगर मैं कॉपी पर ए वेक्टर बी वेक्टर ड्रॉ कर दूं तो कॉपी पर परपेंडिकुलर जो होगा वो नया वेक्टर होगा, लेकिन दो परपेंडिकुलर हो सकते थे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अगर ऐसा है तो वो कैसे पता चलेगा आपको? मैंने आपको बताया कि आप राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए या फिर आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगा दीजिए। तो ये राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए जैसे आप 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाते थे। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हुए आप इस कंडक्टर को होल्ड कर लेते थे तो फिंगर्स बताती थी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होंगी, सर्कुलर होंगी। ठीक ऐसे ही ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए से बी की डायरेक्शन में रोटेशन की डायरेक्शन देखिए और उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखिए और थंब बताएगा कि नया वेक्टर किस डायरेक्शन में है। अगर आप बी क्रॉस ए करते, ऊपर की तरफ डायरेक्शन आई है, अगर ए क्रॉस बी किया गया था, अगर बी क्रॉस ए किया जाता यानी बी से ए की डायरेक्शन में घुमा जाता, अगर तो बी से ए की डायरेक्शन में घूमते तो फिंगर्स को ऐसे रखना पड़ता इस तरह से। ये बी वेक्टर है, ये ए है, बी से ए की तरफ घूमना है तो फिंगर्स ऐसे, बी से यहाँ पर ये बी वेक्टर है इस तरह से और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर, दो वेक्टर्स मैंने इस तरह से ड्रॉ किए हैं, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो ये ए वेक्टर था, ये बी,
ए से बी की तरफ जाना है तो यू फिंगर्स भी ऊपर की तरफ वेक्टर आया, बी से ए की तरफ आओगे तो इस तरह से आओगे तो नया वेक्टर जो आएगा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी अगर बी क्रॉस ए करा जाएगा तो, अगर बी क्रॉस ए किया जाएगा तो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। अगर ए क्रॉस बी किया गया है तो वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, क्योंकि वो एक नंबर आएगा, वो एक स्केलर आएगा, वो दोनों तरफ से मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड सेम आएगा और डायरेक्शन स्केलर में होती ही नहीं है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं क्योंकि वहां पर एक स्केलर आएगा, एक नंबर आएगा, ए डॉट बी से भी उतना ही आएगा, बी डॉट ए से भी उतना ही आएगा। मगर ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर आया है, ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर आया है, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप पहले ये सीखिए कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, क्रॉस से डिनोट किया, मैं इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहता हूं क्रॉस प्रोडक्ट को, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसीलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आएगा, सबसे पहली बात उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन बताएगा राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल कैसा होता है, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ जा रहे हो उसी डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर को घुमाइए। भाई ए से बी की तरफ जा रहे थे, इस स्क्रू को घुमाया गया और अगर इस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाऊं इस तरह से तो ये स्क्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये देखिएगा जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू बंद होता है, अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू खुलने लगता है, बाहर आता है। तो अगर नीचे से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसको इस तरह से तो बंद होकर ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी। अगर बी क्रॉस ए करते यानी बी से ए की तरफ घूमता, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, खुलकर नीचे जाएगा और डायरेक्शन नीचे की तरफ शो करेगा। तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल से भी जान सकते हैं कि राइट हैंड से स्क्रू को घुमाइए, स्क्रू जिस डायरेक्शन में जाएगा वही नए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। या फिर ये सिंपल रूल भाई राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में रखिए, थंब बताएगा नए वेक्टर की डायरेक्शन आपको। अगर दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आएगा, इसीलिए मैं इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहता हूं। उस वेक्टर की डायरेक्शन अब आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से, डायरेक्शन आप बता सकते हैं ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर आता है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, यानी ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि ए क्रॉस बी से दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन देखने के लिए हम किसी रूल का यूज कर सकते हैं, मैंने बताया। क्योंकि एक वेक्टर आ रहा है ए क्रॉस बी से तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। क्योंकि ए क्रॉस बी, अगली प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आया है और क्योंकि बी क्रॉस ए से भी एक वेक्टर आया है और इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि ये ए क्रॉस बी वेक्टर है और बराबर में बी क्रॉस ए से भी एक वेक्टर आएगा, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। अगर ए क्रॉस बी एक्स एक्सिस में आया है तो बी क्रॉस ए माइनस एक्स एक्सिस में आया होगा। आप इन्हें बराबर लिख सकते हैं एक नेगेटिव का साइन लगाकर। तो यहाँ प्रॉपर्टी को देखिएगा, ए डॉट बी
बराबर होता है बी डॉट ए के। वो एक स्केलर प्रोडक्ट है, उसमें ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आएगा और उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो बी क्रॉस के से जो वेक्टर आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकते थे डायरेक्शन के कारण, लेकिन नेगेटिव लगा दूं तो आप रख सकते हैं। हमने पढ़ा है नेगेटिव वेक्टर्स, ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। हाँ, मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड होगा बी क्रॉस ए का। मैग्नीट्यूड के मामले में जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस लगा दिया भैया मैंने, ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर आया जो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो वो मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए से जो वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम आता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यूं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, मॉड्यूलस नहीं लगाया था, तो ए क्रॉस बी बराबर है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, नेगेटिव लगाकर इक्वल किया। मैग्नीट्यूड दोनों केस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब आई फॉर्मूले की बात कि अगर मुझे एक ए क्रॉस बी करना है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, उस तरीके को अभी सीखेंगे। जैसे ए डॉट बी में क्या सीखा, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से और के को के से कर देते हैं और डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ऐसे ए क्रॉस बी कैसे करेंगे अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ए क्रॉस बी से, इस ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर जो आएगा, उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में साइन थीटा। इस तरह से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही तो क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां पर डॉट प्रोडक्ट की बात करें, डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ए डॉट बी इक्वल है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा के। ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर आएगा, तो इसलिए मैंने वेक्टर का मॉड्यूलस लगा दिया। भाई ये फॉर्मूला तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दे सकता है उस नए वेक्टर का, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते थे ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos थीटा। तो यहां मैंने ऐसे मॉड्यूलस नहीं लगाया क्योंकि ए डॉट बी से तो वैसे ही स्केलर आना है, एक यानी एक नंबर आना है, यानी मैग्नीट्यूड ही आना था, डायरेक्शन की कोई बात नहीं थी। लेकिन ए क्रॉस बी में मैंने मॉड्यूलस का साइन लगाया क्योंकि ये फॉर्मूला तो उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया जाएगा, डायरेक्शन अभी नहीं है। डायरेक्शन ये ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर आएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड बताएगा और उसकी डायरेक्शन तो आप स्क्रू रूल से जानेंगे कि ए से बी की तरफ जाने पर, ए से बी की डायरेक्शन में जाने पर स्क्रू किस तरफ घूम रहा है देखेंगे, वो बंद हो रहा है या खुल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, या राइट हैंड थंब रूल लगाइए भैया। अगर ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सबसे पहले फिर तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होता होगा। आई क्रॉस आई क्या होता होगा, इस बार सबसे पहले अगर इस आई को आई से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आई क्रॉस आई क्या होगा। फिलहाल इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं भाई, आई क्रॉस आई बराबर होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई का मैग्नीट्यूड दूसरे आई का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। आई एक्स में दूसरा आई भी एक्स में, सेम वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो थीटा इनके बीच में 0 डिग्री है और साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, सब कुछ 0 हो जाएगा भाई। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है और के डॉट के 1 है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई 0 है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा था, 0 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक इसी तरह से
जे क्रॉस जे 0 है क्योंकि इनके बीच में 0 का एंगल बन रहा है। ठीक इसी तरह से के क्रॉस के 0 है क्योंकि इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 आई भाई। यहां पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होते हैं। दूसरे की बात करी जाए भाई इस तरह से, अगली बात याद करनी है, आई क्रॉस जे क्या होगा ये जानना था। पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं भाई कि आई क्रॉस जे क्या होगा। भाई आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, आई और जे के बीच में 90 का एंगल है, साइन 90 पर 1 होता है। आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 90 पे 1 है, 1 आ गया। आई क्रॉस जे, आई और जे के क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर आएगा, उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है 1। और डायरेक्शन क्या होगी भाई? भाई अगर मान लीजिए ये आई कैप है, ये आई कैप है इस डायरेक्शन में भाई, ये आई कैप है इस डायरेक्शन में यानी एक्स है, और ये जे कैप है वाई में, तो ये के कैप रहा होगा जेड में। अगर आप आई से जे की डायरेक्शन में जाते हैं, अगर आप आई से जे की डायरेक्शन में जाते हैं, भाई हमेशा ही ध्यान रखिएगा, कभी कभी बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे x किस डायरेक्शन में होता है, y किस तरफ होता है और z किस तरफ होता है। x y z कोऑर्डिनेट्स भी इस तरह से होते हैं कि आप x से y की तरफ जाएं तो स्क्रू रूल से z की डायरेक्शन आनी चाहिए, y से z की तरफ जाएं तो स्क्रू रूल लगाने से x की डायरेक्शन आनी चाहिए, z से x की तरफ जाएं तो स्क्रू रूल से y की डायरेक्शन आनी चाहिए। भाई अगर आप अपने स्क्रू को I से J, X से Y की तरफ घुमाएंगे, स्क्रू बंद होकर ऊपर जाएगा, ये Z की डायरेक्शन है। J से K की तरफ आएंगे, ये डायरेक्शन आएगी। किसी को भी चेक कर सकते हैं भाई आप, या फिर आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगाइए। अगर मैं I से J की तरफ फिंगर्स को रखूं तो थंब ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है जो कि Z की डायरेक्शन है। यानी I और J का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक नया वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये मॉड्यूलस था तो मैग्नीट्यूड 1 आ गया। यानी वैसे अगर मॉड्यूलस ना लगाऊं तो आई क्रॉस जे से एक नया वेक्टर आया है, और भाई राइट हैंड स्क्रू रूल ये कह रहा है कि आई से जे की तरफ अगर आप जा रहे हो, या राइट हैंड थंब रूल कह रहा है आई से जे की तरफ अगर आप जाते हो तो जो नया वेक्टर है वो के कैप होगा। तो भाई यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे एक नया वेक्टर देगा, और वो नया वेक्टर आई पर जे पर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, और वो के कैप है भाई। तो वो के कैप यूनिट वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट को बड़े ध्यान से समझिए। डॉट प्रोडक्ट में मेरे पास बात आई आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये तो 1 होते हैं क्योंकि वहां cos थीटा होता है और cos 0 पे 1 होता है, तो 0 एंगल वाले बच जाते हैं, बाकी सारे पेयर उसमें 0 हो जाते हैं। यहां पर i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k तो 0 होंगे क्योंकि इनके बीच में थीटा 0 है और sin 0 डिग्री पर 0 होता है। लेकिन i क्रॉस j से एक नया वेक्टर आएगा जो k कैप आएगा। अगर j क्रॉस i किया जाता भाई, अगर j क्रॉस i किया जाता, J से I की तरफ अगर घूमोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर आ जाता भाई, नीचे की तरफ आता, और वो माइनस जेड एक्सिस है और वो माइनस का के कैप होता। यानी J क्रॉस I से भी एक नया वेक्टर आएगा जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो माइनस का के कैप होगा। इसीलिए मैंने यहां कहा A क्रॉस B से जो वेक्टर आएगा और B क्रॉस A से जो आएगा वो अपोजिट होंगे। उन्हें इक्वल कर कर अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक माइनस का साइन लगाइए, क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम है भाई। I क्रॉस J से भी के कैप आया है, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और भाई J क्रॉस I से माइनस का के कैप आया है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है बट मैग्नीट्यूड तो दोनों बार सेम आया है। तो ये प्रॉपर्टीज देखिएगा, ये लिख ले अपनी साथ साथ प्रॉपर्टीज, आप नोट्स तैयार रखें अपने इस तरह से, और इसी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर
क्या देखने को मिल गया है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आई है, जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आई है तो भाई I क्रॉस J इज इक्वल टू होगा K कैप के। जो दो वेक्टर यहां पर है, तीसरा वेक्टर आगे आ जाएगा, बस x y और z तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, x और y पर परपेंडिकुलर है z, y और z दोनों पर परपेंडिकुलर है x, z और x पर दोनों पर परपेंडिकुलर है y। तो I क्रॉस J से नया वेक्टर k कैप होगा, J क्रॉस K, J के बाद K आना चाहिए, J क्रॉस K है तो तीसरा जो बच गया आंसर में I कैप, K के बाद I आना चाहिए, भाई एक सीक्वेंस है I J K, तो I के बाद अगर J है तो I क्रॉस J K होगा, J क्रॉस K है तो I होगा, और K क्रॉस I है तो जो तीसरा बच गया वो J होगा। इस तरह से। और अगर मान लीजिए ये सीक्वेंस बदल दी जाए, I के बाद J होता है लेकिन I क्रॉस K आ जाए मान लो, तो जो आंसर में होगा वो तीसरा जो बच गया वही होगा। अगर I क्रॉस J है तो तीसरा बच गया K आंसर है, सीक्वेंस सही I J K, J K I और K I J सीक्वेंस दी गई। लेकिन अगर I के बाद मुझे पता J होता था लेकिन I क्रॉस K आ जाए तो I के J होगा आंसर में, लेकिन माइनस के साइन के साथ होगा भाई। J के बाद K आता है लेकिन J क्रॉस I आ जाए तो आंसर में K होगा बट माइनस का होगा। यहाँ बताया है J क्रॉस I माइनस का K और I क्रॉस J होता है K। K के बाद I आना चाहिए बट K के बाद अगर J लिख दिया जाए तो K क्रॉस J बराबर I कैप के होगा बट माइनस के साइन के साथ। अगर जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है I J K में से कोई दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लिए गए हैं, आंसर में तीसरे वाला होगा। अगर I क्रॉस J है, सीक्वेंस सही चल रही है, I J तो K है, J K तो I है, K I तो J है, सीक्वेंस टूट रही है, I के बाद J की बजाय I के बाद K का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो भाई आंसर में तीसरा जो बच गया वही आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। और I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K तो क्या होते हैं जीरो, यहां पर भी लिख लेते हैं I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K तो क्या होते हैं भाई जीरो होते हैं। इस तरह से तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ी मुश्किल बनेगी, लेकिन फिर मुश्किलों से आपको हारना नहीं है, तो आपको बिल्कुल मुश्किलें महसूस नहीं करनी है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मुश्किल ही मेरे बड़ी है भाई। तो गाना फिर बाद में गाएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात जब आई है तो ये कुछ रूल्स हैं, लेकिन इतने अटपटे रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैसे चेक करते हैं भाई, हम एक बार चेक करेंगे इस चीज को। ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट्स की बात आई है तो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट्स में ये जान पा रहा हूं भाई, ये देख पा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में तो I को I से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, J को J से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे और K को K से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, और ऐसा करने से डॉट प्रोडक्ट आ जाता था भाई। लेकिन अब क्रॉस प्रोडक्ट में I क्रॉस I 0 है, J क्रॉस J 0 है, K क्रॉस K 0 है, और उसके अलावा पेयर्स मैंने बताए। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करी जाएगी, मान लेते हैं लेट ए वेक्टर गिवन है कुछ, मान लीजिए आसान सी बात समझते हैं भाई, 2i प्लस 3j और प्लस का k कैप, और बी वेक्टर है 1i कैप और प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप। ये दो वेक्टर्स हैं। मुझे इन दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है भाई, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर इन दोनों का करना है, अगर मैं a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो यानी a क्रॉस b से जो नया वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन मुझे वो नया वेक्टर चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन करूंगा भाई a क्रॉस b किस तरह से। a वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j प्लस k कैप और क्रॉस प्रोडक्ट भाई i कैप प्लस j कैप
और प्लस 2 k कैप। यानी एक बार ये i वाली टर्म तीनों से मल्टीप्लाई, एक बार j वाली टर्म तीनों से मल्टीप्लाई, एक बार k वाली टर्म तीनों से मल्टीप्लाई। डॉट प्रोडक्ट में तो बड़ा सिंपल था, बाकी के केस जीरो हो जाते हैं। i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। i को i से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। i को j से मल्टीप्लाई करूंगा, i क्रॉस j k कैप होता है, और भाई 2 1 जा 2 हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन आई। i को k से मल्टीप्लाई करिए, i को k से मल्टीप्लाई करिए, i के बाद j आना था, लेकिन i के बाद i क्रॉस k कर रहे हो तो j आंसर में आएगा, बट माइनस का आएगा, और माइनस का j आएगा आंसर में, और इसका 2 2 जा 4, माइनस का 4j। तो i को मैंने कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से 2 2 जा 4 हो गया, और i क्रॉस k माइनस का j बताएगा। भाई मैं वैसे समझा रहा हूं आपको कि ये मल्टीप्लिकेशन ऐसी होती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। मैं एक आसान तरीका बताऊंगा कि मैथ्स का यूज कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पर इसको, इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए। फिलहाल i की बात हो गई, j की बारी में। j को i से मल्टीप्लाई करोगे तो j के बाद k आता है, तो j के बाद i ले लिया तो आंसर में k तो आएगा, मगर माइनस का आएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसके बाद j क्रॉस j तो 0 हो जाएगा। j को k से करोगे, j के बाद तो k ही आना चाहिए, यानी आंसर में i कैप होगा, और भाई 3 2 जा कितना हो गया 6। इस तरह से लिखिएगा भाई यहाँ पे। और आगे चलिए, तो j के बाद k हो चुका है, अब k की बारी है। ये k के बाद i आना चाहिए, k क्रॉस i सही है, यानी आंसर में प्लस का j कैप है। k के बाद i आता है, लेकिन j से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो i आएगा आंसर में, लेकिन माइनस का, और 1 1 1, और k का k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने पर a क्रॉस b का जो आंसर आया है वो आया है, यहाँ पर माइनस का i कैप है, और ये प्लस का 6 i कैप है। तो यहाँ पर i कैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी i कैप दिखाई दे रहा है, और कहीं i कैप नहीं है, तो ये 5 i कैप बचेगा भाई। ये माइनस का 4j है, और यहाँ पर ये प्लस का j है, माइनस का 3j कैप है, प्लस का 2k कैप, माइनस का 3k कैप, तो माइनस का k कैप आंसर में बचता है। और ये a क्रॉस b, a और b के क्रॉस प्रोडक्ट से ये नया वेक्टर मेरे पास आ गया है। इसका मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है कि i क्रॉस i 0 होगा, i को j से करने पर k आएगा, i को k से करने पर मैं, इतनी चीजें ध्यान ना रखनी पड़े, ऐसा एक तरीका बनाते हैं। ये आंसर आप लिख लीजिए भाई, ये आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन करी है इसमें 5i कैप और माइनस 3j कैप और माइनस का k कैप मेरा आंसर आया है। भाई जरूर चेक कर ले कैलकुलेशन को, क्योंकि बाद में इसे मैच करके देखना उसके साथ। तो 2i आया था और इस तरह से लिखा था, तो ये 2k कैप और ये माइनस का k कैप बचा, ये और माइनस का 3j और ये x। तो इसको रब कर देते हैं, a क्रॉस b से ये आंसर मेरा आया है। इस तरह की मुश्किल कैलकुलेशन ना करनी पड़े, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, तो भाई मेरे पास एक जबरदस्त फॉर्मूला है जो इस मुश्किलों से बड़ा है। फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर कि भाई a क्रॉस b, अगर a क्रॉस b करना पड़ जाए आपको, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीका ना अपनाए, मैथ्स का यूज करें। इसे डिटरमिनेंट कहा जाता है, इसका नाम है डिटरमिनेंट मेथड। भाई ये डिटरमिनेंट का यूज करूंगा मैं 12th क्लास के मैथ्स में, 6 नंबर का ये चैप्टर है आपका, डिटरमिनेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। मैं तो आपको हमेशा मैथ्स भी पढ़ाता चलता हूँ साथ साथ में। तो जब यहाँ पर बात करेंगे a क्रॉस b करना है, कैसे करेंगे आप हर बार, मैथ्स का यूज कैसे करेंगे भाई, हर बार ऊपर i कैप, j कैप और k कैप लिख दीजिए।
आई जे के ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर इस तरह से। ध्यान से समझिएगा, तरीका बड़ा ही समझने का, बार बार प्रैक्टिस से ही याद होगा आपको। आई जे के ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद ए वेक्टर, ए क्रॉस बी कहा गया है, ए को पहले लिखिए भाई, पहले क्या लिखिए, कोफिशिएंट लिखिए भाई। आई के आगे 2, जे के आगे 3 और के के आगे कितना है 1, बी के आगे 1, जे के आगे 1 और 2 है यहाँ पर ऐसे भाई। कहने का मतलब ये इस तरह से ब्रैकेट्स बनाइए भाई, इसे डिटरमिनेंट कहा जाता है। ऐसे ही ब्रैकेट बनेंगे भाई, कोई ऐसे ब्रैकेट ना बना दे भाई इस तरह से, या कोई ऐसे ब्रैकेट ना बना दे ना। ये एक पर्टिकुलर सिंबल है इसका जो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस तरह से सीधी लाइंस लगाइए। और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई जे के सबसे ऊपर लिख दीजिए। उसके बाद पहले वेक्टर के कोफिशिएंट x y z की वैल्यू रख दीजिए। प्लस की है तो प्लस की, -3 होता तो -3 आ जाता भाई यहाँ पर। बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स को लिख दीजिए इसी तरह से। a क्रॉस b करना है तो a के पहले आएंगे, b के नीचे आएंगे भाई। अगर b क्रॉस a करना होता तो b के पहले आते और a के बाद में आते। बिल्कुल रूल ध्यान रखिएगा, a क्रॉस b करना है तो a के ये पहले आएंगे, b को बाद में लिखेंगे भाई इस तरह से। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, अब आपको ये नहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि आई क्रॉस जे के होता है, माइनस साइन उल्टे आ जाए तो क्या होगा, ऐसा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा भाई। अगर ये सबसे पहले आई कैप को लिख लीजिए भाई, इसका आंसर निकालना शुरू करते हैं। इस तरह से तो आपने लिख दिया, इसे सोल्व कैसे करेंगे। और भाई इसे सोल्व करने का तरीका है, पहले आई कैप लिख लीजिए भाई। उसके बाद भाई ये वाली रो छोड़ दीजिए और ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए भाई इस तरह से। भाई इस वाली रो को छोड़ दीजिए और इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, इस तरह से ढक लीजिए इसको। ये 4 नंबर बच गए भाई आपके पास। इस आई को लिखा भाई इस तरह से, पहले इस वाली रो को छोड़ दीजिए और इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। ये 1 2 3 रो है, ये 1 2 3 कॉलम है भाई। आप प्रेयर में खड़े होते हैं इस तरह से, स्कूल की प्रेयर में इस तरह से खड़े होते हैं भाई। इसको ढक लीजिए भाई और इसको भी ढक लीजिए, ये 4 बचेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर माइनस करना भाई। इसको ढक लिया जाए, इसको ढक लिया जाए। 3 2 जा 6 भाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, फिर माइनस का साइन आएगा बीच में, कोई ना भूले। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में माइनस का साइन लगाया, फिर 1 1 जा 1 माइनस किया, खत्म बात में। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर माइनस का साइन लगाया और फिर इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इतनी बात लिख लीजिए भाई, बस आई की बात कंप्लीट भाई। अब जे की बारी में, लेकिन जे की बारी जब आई है तो जे को माइनस का लिखना है, ये भी ध्यान रखना भाई आपको। जे को माइनस का रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, आई को प्लस का, जे को माइनस का, के को फिर प्लस का भाई। आई कैप लिखा, 3 2 जा 6, माइनस का साइन, 1 1 जा 1, माइनस का जे लिख लो, ब्रैकेट लगाओ भाई। अब की बार इस रो को छोड़ दीजिए और इस बीच वाले कॉलम को छोड़िए। ये इधर वाले 2 नंबर, इधर वाले 2 नंबर बचे, तो ये 2 2 जा 4 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से माइनस का साइन, और ये 1 1 जा 1 बाई। ध्यान से देखिएगा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया है और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया है। पहले मैंने इस वाले कॉलम को रख दिया था, ये 4 बचे थे, 3 2 जा 6 माइनस 1 1 जा 1। अब की बार इस वाले कॉलम को, जे के नीचे वालों को रहने दीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1। और अब तीसरी बारी भाई के की, और के की बारी आई है तो के प्लस का लिखिए भाई। पहली बात तो पहला रूल ये ना भूले भाई कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी, तो आप ऊपर आई जे के लिख दीजिए, ए के पहले लिखिए बी के बाद में। अगर बी क्रॉस ए कहता तो बी को ऊपर लिखेंगे, ए को नीचे, क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, डायरेक्शंस का फर्क होता है, और वो डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा इसके अंदर।
उसके बाद आई कैप को लिखा और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, जे को माइनस का लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, के की बारी आ गई है भाई, प्लस का लिखिए सो, और भाई इसको रख लीजिए भाई, ये 4 बचे, 2 1 जा 2 माइनस का साइन और 1 3 जा 3 और बंद कर दीजिए इस तरह से। और भाई देखिएगा इस आसान से तरीके से 6 में से गया 5 आई कैप, 4 में से गया 3 और बाहर माइनस था -3 जे कैप, 2 में से 3 गया माइनस का 1 बचा के कैप। और भाई क्या हमने जो मल्टीप्लिकेशन करी थी a क्रॉस b से, क्या ये 5i -3j और माइनस के दोनों बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई। तो a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का ये तरीका अब से हम लेकर चलेंगे भाई। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है तो मॉडुलस लगाइए, और आपको तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आता है इस तरह से। तो मैं आपको बताऊं कि हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है भाई। सबसे पहली बात, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में साइन थीटा में। भाई a वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर, a क्रॉस b से न्यू वेक्टर आएगा, न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। a और b दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये जो नया वेक्टर आया है a और b दोनों पर परपेंडिकुलर है, ऐसी डायरेक्शन में होता है। a क्रॉस b से, a क्रॉस b से जो वेक्टर आता है वो b क्रॉस a से जो वेक्टर आएगा उसके इक्वल नहीं होता है। हालांकि a क्रॉस b से जो वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड b क्रॉस a से जो वेक्टर आएगा मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी। इसलिए a क्रॉस b से जो वेक्टर आया है वो b क्रॉस a के इक्वल लिखा जा सकता है अगर आप माइनस साइन लगा दें, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। i क्रॉस i 0 है, j क्रॉस j 0 है और k क्रॉस k भी 0 है। भाई i क्रॉस i और j क्रॉस j और k क्रॉस k 0 होते हैं यहाँ पर। इसका मतलब कोई वेक्टर होगा a, उसका उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लिखोगे a क्रॉस a क्या लिखा जाएगा 0, जबकि a डॉट a क्या था a स्क्वायर था, लेकिन a क्रॉस a क्या होगा 0 लिखा जाएगा भाई। यानी अगर a क्रॉस a 0 आ जाए, या फिर दो वेक्टर्स है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, मतलब ये पैरेलल प्रूव होते हैं। भाई प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आया था तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आया था तो वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव होते हैं, उनके बीच में थीटा 90 बन रहा था। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो पैरेलल है, उनके बीच में थीटा 0 है। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 है। इसका मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो ये पैरेलल है एक दूसरे के, थीटा 0 डिग्री है इनके बीच में, और a क्रॉस b इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इस तरह से। और बात ये आई कि भाई अगर किसी और वेक्टर की बात है, i क्रॉस j है, i क्रॉस j कर रहे हो और j क्रॉस k कर रहे हो या k क्रॉस i कर रहे हो, तो भाई ये एंटी क्लॉकवाइज में एक सर्कल बना लीजिए याद करने के लिए। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एक सर्कल बना लीजिए, और इस सर्कल में क्या देख पाएंगे आप, इस सर्कल में क्या देख पाएंगे इस तरह से, इसमें ऊपर i कैप लिख दूं, यहाँ पर j कैप लिख दूं और यहाँ पर k कैप लिख दूं। तो अगर आप i से j की तरफ जा रहे हैं, i क्रॉस j, तो फिर प्लस के k की डायरेक्शन आ जाएगी। i क्रॉस j, i से j की तरफ जाओगे आंसर में k आ जाएगा, j से k की तरफ जाओगे आंसर में प्लस का i आ जाएगा, k से i की तरफ जाओगे
तो आंसर में प्लस का जे आ जाएगा भाई। और अगर आप मान लीजिए डायरेक्शंस उल्टी कर देते हैं भाई, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप में, अब आई से के की तरफ जाते हैं तो आई से के का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अगर आप, तो आई क्रॉस के कर रहे हैं, आंसर में तो जे आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। अगर आप के क्रॉस जे कर रहे हैं आंसर में तो आई आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। अगर आप जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो आंसर में तो के आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये डायरेक्शंस याद करने का भी आपका एक तरीका रहेगा भाई। तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो भाई, ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। बहुत सारी ये प्रॉपर्टीज हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और सुन लीजिएगा। नंबर एक, अगर दो वेक्टर्स एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, अगर दो वेक्टर्स हैं और वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएगा। अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा पैरेललोग्राम का। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी, भाई अगर ये ट्रायंगल की दो साइड है तो एक पैरेललोग्राम भी जरूर बनाएंगे भाई। ये एक ट्रायंगल भी तो बन सकता था इस तरह से भाई, एक पैरेललोग्राम में दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी का हाफ कर दीजिए भाई। ए क्रॉस बी से पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा था तो उसका आधा कर देने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा भाई आपको। ये प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज के साथ कुछ क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रूव दैट वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। आपके सामने एक ए वेक्टर लिखा गया है 2i - 3j - k, 2i - 3j और -k कैप आपके सामने एक वेक्टर है, और एक बी वेक्टर आपके सामने है -6i + 9j और +3k। तो इस तरह से दो वेक्टर्स आपके सामने रखे गए हैं और पैरेलल प्रूव करने के लिए कहा गया है। डॉट प्रोडक्ट में कहेगा परपेंडिकुलर प्रूव करिए। देखिए वैसे तो किसी भी प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हैं थीटा फाइंड आउट करने के लिए, थीटा तो दोनों में आ रहा है। आप डॉट प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं थीटा फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन थीटा क्यों फाइंड आउट करना, हम शॉर्ट में आंसर देना चाहते हैं। अगर a डॉट b 0 आ जाए तो यानी थीटा 90 था उनके बीच में, और अगर a क्रॉस b 0 आ गया तो थीटा 0 डिग्री है उनके बीच में। पैरेलल है दोनों वेक्टर्स, इसका मतलब मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है, क्योंकि a क्रॉस b होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, b का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड sin थीटा,
ए क्रॉस बी अगर जीरो आ रहा है तो ना ए का मैग्नीट्यूड जीरो है ना बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब साइन थीटा जीरो है। और साइन जीरो तब होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है। दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है भाई, ए पैरेलल प्रूव करना है बी के प्रूव करना है भाई, इस तरह की बात को। तो फिर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करिए भाई। पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं भाई। मैंने आपको कहा ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए आप डिटरमिनेंट का यूज करें भाई, आप ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस पे ना जाएंगे। आई जे और के लिखे भाई ऊपर इस तरह से। अब इस क्वेश्चन से आपको ये प्रैक्टिस फिर से हो जाएगी कि ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस प्लस। आई जे के लिखा ऊपर, ए वेक्टर 2 माइनस का 3 और माइनस का 1 है। बी के कोफिशिएंट माइनस का 6 प्लस का 9 और प्लस का 3 भाई। इस तरह से कोफिशिएंट लिख दीजिए भाई, इज इक्वल टू, खोल दीजिए भाई डिटरमिनेंट को, सोल्व कर दीजिए इस डिटरमिनेंट को। तरीका ये सिखाया, पहले आई कैप को लिख दीजिए भाई। आई कैप को लिखा और ब्रैकेट लगाइए। आई कैप लिख लिया आपने, ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, ये 4 बच गए। माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस के 3 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 9 आया। उसके बाद फॉर्मूले में ही माइनस होता है और 9 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर माइनस का 9 आएगा, जो इस माइनस को प्लस का कर देगा भाई। इतनी बात क्लियर। जे की बारी में आपको याद रहे, जे तो माइनस का लिखा जाना चाहिए भाई। अब इस वाली लाइन को छोड़ देंगे भैया, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6 भाई। फॉर्मूले में माइनस का साइन होता है। माइनस का 6 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 6 बताएगा इस तरह से। के को तो पॉजिटिव ही लिखा जाता है, तो ये आई प्लस का, जे माइनस का और के प्लस का। और भाई मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ 11th क्लास में 12th क्लास का मैथ स्टार्ट हुआ है, जो मेरे सर पढ़ाते हैं। आप वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं उनको भाई। ये सबसे बेहतरीन मौका है आपके पास कि इस बार 11th के एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा बर्डन आपके पास नहीं रहेगा। आप सब कुछ सीखें 11th क्लास में, बहुत प्रैक्टिस करें, लेकिन फाइनल्स के लिए ऐसी तैयारी करें आप बहुत आसानी से पास हो जाएं, 60-70% भी लें और टॉप भी कर जाएंगे आप जब अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन अगर आपका फोकस 12th के सिलेबस पर है, यानी आप अप्रैल मई तक, यानी आप 11th क्लास के जनवरी फरवरी में ही 12th के 5 चैप्टर कर चुके हो, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के भाई। ऐसा करने पर 12th क्लास में जो आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप नीट और आईआईटी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? 11th का सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, 12th का सिलेबस आधा कर चुके होंगे। 12th के अंदर जाते ही आप अगस्त से भी पहले जुलाई अगस्त तक पूरा सिलेबस कर चुके होंगे। तो उसके बाद सीबीएसई के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जनवरी का नीट एग्जाम दे पाएंगे आप और मेंस एग्जाम तैयार हो पाएगा जनवरी तक। अगर आप सोचते हैं कि नहीं सिलेबस पूरा होने के बाद लास्ट में करेंगे, तो आप मेंस के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम अब सिलेबस को बहुत तेजी से करें 11th के सिलेबस को, और ताकि वीडियो लेक्चर्स आपके लिए 12th क्लास के भी प्रोवाइड कराए जाएं। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखें, और जब आप 12th में जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होगा, आपका कुछ और ही प्रिपरेशंस होंगी और आप बहुत बेहतरीन करेंगे 12th के फाइनल एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो गाइस सोचिएगा इस बारे में, मुझे रिप्लाई करिएगा। मैं आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा कि आपको 11th का सिलेबस जल्दी खत्म करूँ, और ये बैच चलता ही रहेगा ऐसे ही, लेकिन एक अलग बैच में आप 12th का सिलेबस पढ़ेंगे। आई कैप लिखा, फिर मैंने ये मल्टीप्लाई किए, जे कैप माइनस का लिखा, के प्लस का, के वाली टर्म को झुका बंद कर दिया जाए तो 2 9 जा 18 भाई, माइनस का साइन फॉर्मूले में होता है। 6 3 जा 18, माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस का 18 भाई 9 में से 9 0 आई कैप, 6 में से 6 गया 0 जे कैप, 0 जे कैप, और भाई 18 में से 18 गया 0 के कैप, सब कुछ 0 हो गया भाई। a क्रॉस b 0 आ गया मेरे पास। अगर a क्रॉस b 0 आ गया है, देयरफॉर a
पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, थीटा इनके बीच में कितना है, 0 डिग्री है इसका। आगे बात करते हैं भाई, एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपको कहा गया कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। भाई एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आज के इस टॉपिक पर बेस्ड एमसीक्यू रहेगा, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड होगा और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज भी मैच की जा सकती है इस तरह से। तो भाई नंबर एक बात आपको कहा गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए। अगर कहा गया है कि एक साइड मतलब दो वेक्टर्स हैं 3i और +j और एक बी वेक्टर है आपके सामने -3i कैप और +7j कैप। तो ये दो वेक्टर्स आपके सामने जो है, इफ द टू वेक्टर्स आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर ये दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताइए। और जरा भी कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएगा। यानी पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं भाई। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट यूज करूंगा भाई मैं, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिख दूंगा भाई मैं। अब हर बच्चा कर सकता है डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट, हर बच्चे को डिटरमिनेंट खोलना आ गया होगा। इसमें एक और चीज सीखने को मिलेगी, यहां पर 3 है 4 है, ए के लिए 3 है 4 है, मतलब इसका मतलब यहाँ 0 है, जेड की वैल्यू 0 है, तो भाई जेड नहीं है वहां पर, तो जेड 0 है इस तरह से। -3 है, +7 है और 0 है भाई इस तरह से। खोल दीजिए भाई इस डिटरमिनेंट को, एक बार आई कैप लिख लीजिए और ब्रैकेट लगाइए भाई, इसको रख दूं 400 और 700 भाई सब कुछ, माइनस का जे कैप लगाइए, माइनस का जे कैप लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, ये वाली चीज रहने दीजिए भाई। 300 ये 300 ये भी 0 हो गया सब कुछ, प्लस का के कैप लगाइए भाई। अब ये 0 वाली टर्म तो छुपा लीजिए, 3 1 जा ये 7 है, 3 7 जा 21 और फॉर्मूले में माइनस होता है, 3 4 जा 12 माइनस का आएगा जो इसे प्लस कर देगा। और भाई आपके सामने 33 के कैप एक नया वेक्टर आया है भाई ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी करने से 33 के कैप एक नया वेक्टर आया है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर रहा होगा। मुझे मैग्नीट्यूड बताना है इसका, तो भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दीजिए भाई। इसका मैग्नीट्यूड करोगे 33 का स्क्वायर करोगे 33 ही आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, मीटर में थे ये वेक्टर्स तो मीटर स्क्वायर आ गया है, जो भी है एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आ गया है। तो 33 स्क्वायर यूनिट्स इस पैरेललोग्राम का एरिया रहा होगा भाई। दो वेक्टर्स अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही उस पैरेललोग्राम का एरिया है। ये सीधी बात है आपके लिए, इस तरह से याद रखिए भाई। एक और क्वेश्चन भाई मैं आपके सामने रखता हूं, ए और बी डिनोट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की साइड्स को। अगर मान लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एरिया ए बी बाई 2 आ रहा है। एरिया इस पैरेललोग्राम का ए बी बाई 2 आया है, तो एंगल बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। थीटा कितना होगा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या बताइए, एंगल बताइए भाई। पहली बात तो
अगर ए और बी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में साइन थीटा। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और ये ए बी बाई 2 आया है इस तरह से। और ये मैंने मॉड्यूलस ए लिखा नहीं, ऐसे ए लिखा जा सकता है भाई। ए के मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस लिखकर ए वेक्टर लगाऊं या सिंपल ए लिख दूं, भाई एक ही बात की है। ए बी साइन थीटा, ए बी से ए बी कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के, और तब होता है भाई जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री। ए और बी के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था इसका मतलब। तो ये सिंपल तरीके से इस वक्त गिवन था यहाँ पर हमें। और एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर। बड़ा ही बेहतरीन ये क्वेश्चन हमें देखेगा। हमें कहा गया है डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू, perpendicular to both, perpendicular to both a vector, a vector is equal to 2i plus j plus k cap and b vector is equal to I cap minus j cap और प्लस का 2k cap। तो a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है आपको, और आपसे क्या पूछा गया है अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अब तक जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग चलिए। डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। भाई पहली बात, आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद हो, 4th चैप्टर में जब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, तब मैंने यूनिट वेक्टर बताया। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, तो ए का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो बी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका। बट फिलहाल क्या पूछा है, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए पर और बी पर दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो गाइस आप ये समझिए, पहली बात तो आप लाइव क्लास होती तो जरूर कमेंट करते आप सभी, लेकिन अभी आप बस इतनी बात सोचिएगा अपने दिमाग में कि ए और बी पर परपेंडिकुलर हो ऐसा वेक्टर चाहिए पहले, तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर देंगे। फिर हम पहले ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर हो ऐसा वेक्टर तो ए क्रॉस बी से आएगा। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो एक ऐसा वेक्टर आएगा आई जे के, यहां पर ये एक 2 1 1 और ये 1 -1 2। ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी करने से एक वेक्टर आएगा जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। पहले तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करिए भाई। आपने आई कैप लिख लिया, बहुत प्रैक्टिस आपकी हो गई है, क्रॉस प्रोडक्ट हर किसी को करना आ गया होगा। आई कैप ब्रैकेट ये छोड़ दीजिए, 1 2 जा 2, माइनस का साइन फॉर्मूले में होता है, पहले ही लगा लो। कुछ बच्चे यहाँ माइनस नहीं लगाते, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, साइन की गलती करेंगे भाई। पहले 1 2 जा 2 फॉर्मूले माइनस लगाया, फिर माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1 बनाएगा, पहले से माइनस है अब प्लस कर दीजिए भाई इस तरह से और 1 लगा दीजिए। जे कैप माइनस का, ये भूलेंगे बहुत बार बच्चे, तीनों में प्लस लगा देंगे गलत आंसर आएगा। प्लस का आई माइनस का फिर प्लस माइनस प्लस, तो आई कैप लिखा, बाहर प्लस था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, माइनस का जे ये रख लीजिए। 2 2 जा 4 फॉर्मूले में माइनस भाई, 1 1 जा 1 बंद भाई, और के कैप प्लस का
और भाई ये ढक लीजिए 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2, फॉर्मूले में माइनस में 1 1 जा 1 बंद कर दीजिए। ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर आया 3i और यहां से भी 3 बचेगा -3j और यहां से माइनस का 3k। ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर है, लेकिन मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर तो है प्लस यूनिट वेक्टर होना चाहिए भाई। तो भाई a क्रॉस b से जो ये नया वेक्टर आया है, आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए। भाई 3 का स्क्वायर 9 होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, और भाई अंडर रूट में 27 लिख दो इसे, या फिर 9 मल्टीप्लाई में 3 लिख दो भाई इस तरह से। 3 बार 9 है, 3 टाइम्स हो गया, 9 से 3 बाहर आया और एक 3 अंदर रह गया, 3√3 इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। यानी ये एक वेक्टर आया है a क्रॉस b से, ये वेक्टर a और b दोनों पर परपेंडिकुलर है, लेकिन मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसी का यूनिट वेक्टर निकाल दो ना, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। रिक्वायर्ड वेक्टर में रिक्वायर्ड वेक्टर, मुझे क्वेश्चन में एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होने के साथ साथ a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होने के साथ साथ एक यूनिट वेक्टर भी है भाई। तो भाई a और b पर परपेंडिकुलर है, ये 3 कॉमन लिया जा सकता है इस पूरे में से, तो भाई i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, ये वेक्टर आया था a क्रॉस b से जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर है, और इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं, 3√3 से डिवाइड करूं तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/√3 और i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप, ये वो वेक्टर है जो एक यूनिट वेक्टर होने के साथ साथ a और b दोनों पर परपेंडिकुलर है। a और b दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो गाइस इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की बात हुई है। असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे, और आज आपका एमसीक्यू भी होगा इस वेक्टर प्रोडक्ट पर, क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस पे। सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, और शाम को पूरे में से पूरे नंबर लाइए। 200 नंबर का एमसीक्यू भाई, 200 नंबर का एमसीक्यू, जिसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आप लेकर आने के लिए पूरी हिम्मत कर दीजिए भाई। थैंक्स।